कनाडा में खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा दुन्नेके की गोली मारकर हत्या, एनआईए की वांटेड लिस्ट में था शामिल। पीएम ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन पर दिया धन्यवाद। पीएम मोदी बोले सभी दलों के नेता इसके हकदार। राहुल गांधी ने पहनी कुली की यूनिफॉर्म, सिर पर सामान उठाया, आनंद विहार आईएसबीटी पहुंचकर कुलियों से मिले। 9 माह में तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी, भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन में करेंगी शिरकत। सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा दौरा, आज दोपहर 2 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे सीएम योगी, इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन में होंगे शामिल। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप निज्जर के कत्ल को लेकर भारत कनाडा के बीच तनाव के बीच कनाडा में भारत के एक कैटेगरी गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुन्नेके का कत्ल कर दिया गया है। वो पंजाब से साल 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवा कनाडा फरार हुआ था। शुरुआती जानकारी के अनुसार सुक्खा दुन्नेके को कनाडा के विनिपेग में गोलियां मारी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुन्नेके पर करीब 15 राउंड फायरिंग हुई है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये उन 41 आतंकियों व गैंगस्टर की सूची में शामिल था जिसे एनआईए ने भी जारी किया था। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर के कत्ल के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है। कत्ल किया गया गैंगस्टर सुक्खा को खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था। वो कनाडा में बैठकर अपने गुर्गे से भारत में रंगदारी वसूलता था। सुक्खा दुन्नेके पंजाब के मोगा के गांव दुन्नेके कलाम का रहने वाला है। कैटेगरी ए गैंगस्टर सुक्खा दुन्नेके अपराध की दुनिया में प्रवेश करने से पहले मोगा डीसी कार्यालय में काम करता था। वो 2017 में पुलिस की मदद से जाली दस्तावेजों पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कनाडा भाग गया था। तब उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले लंबित थे। ये सभी मामले स्थानीय गिरोह की गतिविधियों से जुड़े थे। काफी समय सुक्खा दुन्नेके ने फरीदकोट जेल में भी गुजारा और वो जमानत पर बाहर आने के बाद विदेश भागा। इतना ही नहीं, नंगल अंबिया कत्लकांड में भी दुन्नेके का नाम सामने आया था और आरोप लगा था कि इसने हथियार व शूटर उपलब्ध कराए हैं। सुक्खा दुन्नेके मूल रूप से बबिहा गैंग से जुड़ा है। कनाडा जाने के तुरंत बाद ही उसने भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहां वो खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीब आ गया। उसने प्रदेश में हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली शुरू कर दी। कनाडा भागने के बाद उसके खिलाफ 4 हत्याओं सहित 11 और मामले दर्ज किए गए। कुल मामलों की संख्या 18 हो गई। पुलिस के अनुसार दुन्नेके कुख्यात शार्प शूटर दबिंदर बम्बिहा गिरोह का सहयोगी था और मुख्य रूप से मालवा जिलों में काम करता था। कनाडा और भारत के बीच खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ आतंकी कनाडाई नागरिक हरदीप निज्जर के कत्ल को लेकर तनातनी बनी हुई है। इस तनाव के बीच भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी गैंगस्टर का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए 11 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट जारी की है। इसमें पहले नंबर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है, जो मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड है। दूसरे नंबर पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का भी नाम है। वहीं संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने 5 मिनट की स्पीच दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीएम ने कहा, भारत की संसदीय यात्रा का ये स्वर्णिम पल है। इस पल के हकदार सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दलों के नेता इसके हकदार हैं। आज राज्यसभा में ये बिल आखिरी पड़ाव पूरा कर लेगा। इस पवित्र कार्य में आप सभी के योगदान और सार्थक चर्चा का मैं आज सच्चे दिल से अभिनंदन करता हूं। उधर स्पीकर ओम बिरला ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र किया। चंद्रयान 3 पर सभी सांसद अपने विचार रखेंगे। उधर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। उन्होंने कहा, भारत को विकसित बनाने में यह महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा में पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट इसके खिलाफ पड़े। पर्ची के जरिए हुई वोटिंग में एआईएमआईएम पार्टी के 2 सांसदों असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने विरोध में वोट डाले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा की ओर से जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण बोलेंगी। भाजपा की 14 महिला सांसद और कई मंत्री भी इस बिल पर अपनी बात रख सकते हैं। वहीं कांग्रेस की 4 महिला सांसद भी बिल पर बोलेंगी। पीएम मोदी ने बुधवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सभी को धन्यवाद किया। पीएम ने लिखा, लोकसभा में संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने पर खुशी हुई।
मैं सभी दलों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में वोट किया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार ISBD पहुंचे और कुलियों से मिले। यहां उन्होंने कुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैज भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सिर पर सामान भी उठाया। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। राहुल ने इसके बाद कुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछा। इसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया, जननायक राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली साथियों से मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के कुली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल जी उनके बीच पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। बता दें, पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 अगस्त को अलसुबह दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने सब्जियों फलों के बढ़ते दाम को लेकर विक्रेताओं से बात की और उनकी समस्या पूछी। इस दौरान दुकानदार उन्हें घेरे दिखाई दिए। राहुल ने हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई भी की थी। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बातचीत भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के गैराज में पहुंचकर वहां के मैकेनिक्स के साथ काम किया। राहुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 फोटो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। एक फोटो में राहुल एक बाइक में स्क्रू ड्राइवर से पेच कसते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने अंबाला से चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का सफर ट्रक से तय किया। दरअसल वो दोपहर को दिल्ली से शिमला के लिए कार से निकले थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल ने इस दौरान ट्रक ड्राइवरों से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉय का काम करने वाले लोगों के साथ डोसा खाया था। इस दौरान राहुल ने उन लोगों की जिंदगी के बारे में बातचीत की और डिलीवरी बॉय के स्कूटर की सवारी भी की थी। राहुल ने दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC और कर्मचारी चयन आयोग SSC की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से बातचीत भी की। उन्होंने स्टूडेंट से उनकी उम्मीदों और अनुभवों के बारे में। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर पहुंची प्रियंका का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दोपहर 12 बजे वो भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में भाग लेंगी। राष्ट्रीय महासचिव का इस साल का ये तीसरा दौरा है। मैफेयर रिजॉर्ट में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, CM भूपेश, TS सिंहदेव, PCC चीफ बैज मौजूद हैं। मौसम साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद वो सड़क रास्ते से होकर भिलाई पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी का यह कार्यक्रम विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश की 98 लाख महिला वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 5-6 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल और डोम शेड बनवाया गया है। सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 1,50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पंडाल के बाहर भी लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि अधिक लोग आने पर वो आसानी से प्रियंका का भाषण सुन और देख सके। दुर्ग जिला प्रदेश का VIP जिला माना जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 मंत्रियों का गृह जिला दुर्ग ही है। और अगर केवल दुर्ग संभाग की ही बात करें तो ये संख्या बढ़कर 6 हो जाती है। पाटन से CM भूपेश बघेल, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साझा विधानसभा से रविंद्र चौबे, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, अहिवारा से गुरु रुद्र कुमार और डोंडी लोहारा से अनिल भेंडिया मंत्री हैं। बीजेपी लगातार सरकार को शराबबंदी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर घेरने में लगी है। भिलाई में प्रियंका की रैली से महिला वोटर्स के बीच कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। दुर्ग संभाल में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 18 सीट कांग्रेस के कब्जे में है। इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ये मौका चूकने नहीं देना चाह रही। दुर्ग संभाग में 47% वोट महिलाओं के हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस साल चौथी बार छत्तीसगढ़ आएंगे। खड़गे का पहला दौरा नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ था। इसके बाद जांजगीर में उनकी सभा आयोजित की गई थी। यहाँ भरोसे का सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा अनुसूचित जाति वर्ग बहुल जांजगीर चांपा जिले की सीटों के ध्यान में रखकर कराई गई थी। खड़गे का तीसरा दौरा राजनांदगांव जिले में हुआ था। यहाँ भी भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया था और एक बार फिर से भरोसे का सम्मेलन बलौदाबाजार जिले में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का चौथा छत्तीसगढ़ दौरा हुआ। फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद एक बार फिर देश और दुनिया की बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में
होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हिस्सा लेंगी। आज से शुरू हो रहे यूपीआईटीएस में दुनिया के 2000 से अधिक एग्जिबिटर्स अपने उत्पादों को उद्यमियों और एक्सपोर्टर्स के बीच प्रस्तुत करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों की भी प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें यूपी की समृद्धि की झलक दिखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन का उद्घाटन करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ट्रेड शो में 11 से 3 बजे तक बिजनेस आवर्स रहेगा, जबकि इसके बाद 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये आम पब्लिक के लिए भी खुला रहेगा। आम लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। यूपीआईटीएस में 44 एग्जिबिटर कैटेगरी के तहत प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग भी प्रदर्शनी लगाएंगे। इनमें ओडीओपी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी डिपार्टमेंट, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, राज्य जल जीवन मिशन की तरफ से स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इस ट्रेड शो में शामिल होंगे। जिन बड़े ब्रांड्स ने इंटरनेशनल ट्रेड शो में शामिल होने की सहमति दी है, इनमें श्री सीमेंट, टाटा मोटर्स, एक्मे, अल्ट्राटेक, टोरेंट गैस, होंडा, पतंजलि, हमदर्द, एसबीआई, अडानी रियल्टी, गलगोटिया, एसआरएमएस, शारदा यूनिवर्सिटी, हुंडई के अलावा हजारों ब्रांड्स दिखाई देंगे। शो के लिए कुल 13 हॉल बनाए गए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रतिदिन शाम 6 बजे से 8 बजे तक सांस्कृतिक संध्या भी। वहीं देवा रोड पर आरएसएस के कार्यक्रम में मंगलवार को शामिल होने जा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रास्ते में गड्ढे मिल गए थे, जिससे नाराज होकर उन्होंने सभी अधिकारियों को फटकार लगाई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब प्रशासन हरकत में आ गया है और लखनऊ शहर को गड्ढा मुक्त करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई। बुधवार को शहर को गड्ढा मुक्त करने की एक बाकायदा बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए दीपावली से पहले का समय तय कर दिया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण के दौरान यदि कहीं पर भी गड्ढा युक्त सड़कें संज्ञान में आती हैं, तो उन पर तत्काल रिपेयर और पैच वर्क का काम किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जितना भी सड़कें जनपद में गड्ढा युक्त हैं, उन्हें तत्काल गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य अभियान के रूप में जनपद में संचालित होना चाहिए। किसी भी सड़क पर किसी भी प्रकार का गड्ढा दिखाई नहीं देना चाहिए। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने भी इस मुद्दे पर बैठक बुलाई और मंडलायुक्त ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार मंडल के समस्त जनपदों की सड़कों को गड्ढा मुक्त एक अभियान के तहत किया जाएगा। मंडलायुक्त ने जनपद के जितने भी विभागों से संबंधित सड़कों में गड्ढे हैं, उन प्रत्येक सड़कों का सर्वे कराकर 2 दिन में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता में कोई भी कमी पाई जाती है तो संबंधित के विरोध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड उसका बाजार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एकजुट होकर खंड विकास अधिकारी को मनरेगा कार्य को संचालित करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है और साथ में ब्लॉक परिसर में जमकर नारेबाजी भी की है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरोप है कि बीडीओ द्वारा मनरेगा को संचालित न करके अपने नैतिक जिम्मेदारियों के साथ शासनादेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन प्रदेश अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र पंचायत मनरेगा कार्य संचालित को लेकर खंड विकास अधिकारियों द्वारा अपना निर्वहन सही ढंग से न कर पाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रदेश व्यापी को लेकर हर एक ब्लॉक में ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसको लेकर विकास खंड उसका बाजार से शुरू किया गया है। अगर सुनवाई नहीं होती है तो संगठन आगे जाने के लिए बाध्य होगा। खंड विकास अधिकारी मुरली मनोहर मिश्र ने बताया कि बीडीसी सदस्य द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसको संज्ञान में लेकर ग्राम विकास अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। वहीं आगरा के कस्बा शमशाबाद में पुलिस ने 6 टीम बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा अब शराब बेचते 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की है। सोमवार को देर रात थानाध्यक्ष शमशाबाद अनिल शर्मा ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के क्रम में सबसे पहले आधा दर्जन पुलिस की टीम गठित की, अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। सभी टीमों ने अलग अलग स्थान क्रमशः गांधी चौराहा, धमेना चौराहा, एपी इंटर कॉलेज मार्ग, पुराना राजाखेड़ा मार्ग, इरादत नगर रोड, मधुपुर बाईपास मार्ग से ढाबा ठेल सार्वजनिक स्थानों पर कार्यवाही की। सभी स्थानों पर हुई एक साथ कार्रवाई से हड़कंप मच गया। 2 दर्जन लोगों को पुलिस टीम ने पकड़ा। खुले में शराब पीते हुए पड़े लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाने से हिदायत देकर छोड़ दिया गया।
थाना अध्यक्ष शमशाबाद अनिल शर्मा ने बताया कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा थाना शमशाबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांव भनपुरा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जो कि शराब बेच रहा था। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर युवक को हिरासत में ले लिया है। उसके कब्जे से 22 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई। पूछताछ में पकड़े गए युवक ने अपना नाम मनोज निवासी भनपुरा बताया। साथ ही 2 अन्य लोगों को भी शराब बेचते पकड़ा। वहीं झांसी में उप जिलाधिकारी श्वेत साहू को मोती कटरा में अवैध खनन होने के संबंध में कई बार ग्राम के लोगों द्वारा अवैध खनन न होने के संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी अवैध खनन वास्तव चालू है। मोती कटरा में अवैध खनन होना ग्राम के लोगों को गले की हड्डी बन चुका है। वहीं देखना यह है कि ग्राम मोती कटरा घाट पर मनोहर पुत्र रामचरण निवासी ग्राम मोती कटरा में भूमि नंबर 1474 में बालू का पट्टा स्वीकृत किया गया था, जिसमें से बालू न भरकर वन विभाग की भूमि नंबर 1433, 1434 व ग्राम समाज की भूमि बिना लीज करे वहीं पास में किसान की भूमि के विरुद्ध बालू का अवैध खनन करके बालू उठाई जा रही है, जिसको लेकर राजनीतिक सफेदपोश के संरक्षण की आड़ में अवैध उठाने का कार्य कर रहे हैं। सफेदपोश सत्ताधिकारी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि गरोठा प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने जैसा प्रतीक हो रहा है। वहीं ग्राम के लोगों को नाजायज परेशान कर रहे हैं। जब वो शिकायत करते हो तो उनको उल्टा झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसमें कुछ दिन उप जिलाधिकारी गरोठा द्वारा खनन माफियाओं के वाहनों पर कार्यवाही कर उनकी 9 ट्रक व 5 LNT मशीनरी को सीज किया, मगर कार्यवाही से बालू माफियाओं को कोई असर नहीं पड़ा। फिर से रात तो रात अब दिन में भी 40 से 50 ट्रक से अवैध रूप से NGT के नियमों के विपरीत बालू का व्यापार बड़े व्यापक तरीके से किया जा रहा है। वन विभाग और खनिज विभाग की उदासीनता के चलते अवैध कारोबार क्षेत्र में फल फूल रहा है। चंद दिन पहले अरविंद विश्वकर्मा मोती कटरा के द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया गया कि मुझे एक नेता द्वारा धमकी दी गई थी कि मैं मंत्री का खास हूँ, मैं अवैध खनन बरामद करता रहूंगा, मुझे प्रशासन का डर नहीं है, कहीं भी चले जाओ, और उनके सहयोगियों द्वारा जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी। वहीं थाना मांड क्षेत्र अंतर्गत गांव उधर में पिछले 48 घंटे से गौरक्षकों द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अब तक करीब 50 गौवंश मृत पाए गए, जिनका JCB की मदद से अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस दौरान कई गौवंश घायल अवस्था में भी पाए गए, जिनका उपचार भी गौरक्षकों द्वारा किया गया। गौरक्षक अभिषेक ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो दुर्दशा इस गांव की गौशाला में छापे के दौरान इन्हें देखने को मिली है, वो दुर्दशा आज तक उन्होंने कहीं नहीं देखी। वहीं गौशाला के संचालकों के खिलाफ उन्होंने थाना मांड में तहरीर भी दी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये उधर गांव में इसकी स्थिति है कि 50 गौवंश कम से कम कल 48 घंटे से ये रेस्क्यू चल रहा है। गौरक्षकों द्वारा कम से कम 40-50 गौवंश मृतक पाया गया, जिसको तुरंत JCB से हमारे सामने ही गाड़ा गया। उसकी वीडियो है और कई सारे कंकाल गौ के ज़मीन पे पड़े थे, सर पड़े थे, और कुछ जिंदा गायों को जिनके पैरों में घाव थे उनको कुत्ते खींच खींच के ले जा रहे थे। और भी बहुत बुरी गति देखा नहीं जा रहा था। और यहाँ से तहसीलदार साहब भी पहुँचे थे, वो भी देख के थोड़ा सा उनको देखा नहीं गया, और प्रशासन के व्यक्ति भी जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो सब वहाँ से वापस हुए देख के। वहीं वृंदावन में दाऊ छठ के पावन अवसर पर श्रीधाम वृंदावन के अनाज मंडी स्थित बड़े दाऊ जी के मंदिर में भगवान बलभद्र जी का भव्य प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल दाऊ जी महाराज का भव्य महाभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, शर्करा, घी, शहद आदि के साथ साथ जड़ी बूटियों के साथ भगवान बलभद्र जी का महाभिषेक किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत आचार्य दीपक गोस्वामी ने बताया कि श्रीधाम वृंदावन में ये विग्रह अत्यंत प्राचीन विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र पद्मनाभ जी के द्वारा दाऊ जी की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। ये दिव्य और भव्य प्रतिमा अत्यंत सिद्ध है। दाऊ दयाल जी को ब्रज का राजा कहा जाता है। अतः आज के दिन दाऊ जी के चरणों में जो भी मनोकामना समर्पित करता है वो पूरी होती है। सायकाल दाऊ जी महाराज का भव्य फूल बंगला एवं 56 भोग के दर्शन हुए। भक्तों ने दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया। कार्यक्रम में प्रथमेश लाल गोस्वामी, विष्णु गोपाल गोस्वामी, धीरज गोस्वामी, राधा दामोदर मंदिर के सेवायत करुण गोस्वामी, हेमंत भारद्वाज, जतिन भारद्वाज, जगन्नाथ पोद्दार, श्री राधा मंदिर के सेवायत अभिनव गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। आज दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और अनाज मंडी स्थित बड़े दाऊ जी महाराज के मंदिर में आज बड़े ही हर्षोल्लास से जो है जन्मोत्सव मनाया गया है।
ये जो दाऊ जी की विग्रह है ये गोविंद देव जी के साथ में प्रकट हैं। जो गोमा टीला से गोविंद देव जी यहाँ से प्रकट हुए थे, वहीं से ये गोविंद जी के साथ प्रकट हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।